हेलो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा बायोलॉजी में हमने डिजीज़ वाला पूरा सेक्शन कर लिया है। मतलब पूरे सीक्वेंस में मैंने प्लेलिस्ट तैयार है आपके लिए। और इसके बाद मैंने ब्लड के ऊपर 3 लेक्चर्स बनाए और अब जो है ब्लड के बाद में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ व्हाट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके जो जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये विलियम हार्वे को कहा जाता है ना। और विलियम हार्वे ने ही पहली बार जो है ना रक्त दाब को मापा था। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए और इसीलिए क्या है, विलियम हार्वे को रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक भी कहते हैं, है ना। तो लास्ट लेक्चर को यदि आप पहले पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा रक्त के कितने पार्ट होते हैं और मैंने उनको बड़ी गहराई के साथ में WBC, RBC, प्लेटलेट्स और जितने भी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इनका उत्पत्ति कहाँ होता है और किस किस प्रकार के रोग होते हैं, और यदि मदर फादर में जो रक्त समूह जिस प्रकार का है तो बच्चों में क्या संभावना है कि कौन कौन सा ब्लड ग्रुप आ सकता है, इन सभी के बारे में मैंने वहाँ चर्चा की है। तो आप एक बार उस वीडियो को भी जरूर देखें और रक्त परिसंचरण तंत्र आपको तभी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में देखो क्या क्या हो सकता है। एक तो लसिका द्रव, लिम्फ्स, है ना। लसिका द्रव जो है ऊतक द्रव, ऊतक का मतलब टिश्यू। देखिए, हमारे शरीर में जो ऊतक हैं, मसल्स है, मांसपेशियों में ऊतक हैं, वहाँ पर भी एक लिक्विड बहता है, उसे क्या बोलते हैं, लिम्फ लिक्विड कहते हैं, है ना। और लिम्फेटिक वेसल्स उनको लेकर जाती है। और एक मेन अंग होता है, ऑर्गन होता है हार्ट, जो कि पंपिंग ऑर्गन कहलाता है। और यह एकमात्र ऐसा मसल्स है जो पूरे जिंदगी भर लगातार चलता रहता है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज बिजिएस्ट ऑर्गन, राइट। हृदय को इसीलिए क्या बोलते हैं, व्यस्ततम अंग भी कहते हैं। और रुधिर तो आपको पता ही है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। और इनको जो पूरे शरीर में प्रवाह करने के लिए ले जाने वाली कैरिंग जो लाइंस होती हैं, उन्हें ब्लड वेसल्स या रक्त नलिकाएं कहते हैं या वाहिनिकाएं कहते हैं। और ब्लड वेसल्स कितने प्रकार की होती हैं, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज का मतलब क्या है, धमनी, और वेन्स, वेन्स, EINS है ना। वेन्स का मतलब होता है शिराएं। तो ये रुधिर वाहिनिकाएं बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। तो ये बात आपको एक बेसिक पता होनी चाहिए। देखिए, जो आप क्वेश्चन आएंगे ना वो सभी एग्जाम्स में आते हैं। तो देखिए, पुरुष का जो हृदय का भार है वो लगभग 300 ग्राम का होता है और महिला का लगभग 250 ग्राम का होता है। जबकि वहीं मस्तिष्क की बात करें तो लगभग जो पुरुष में जो है ना, ये सामान्यतः 1350 ग्राम लिखा होता है, नॉर्मली 1350 ग्राम बोलते हैं। और महिला में जो है, जो ब्रेन है, मस्तिष्क का भार है, वो लगभग 1250 ग्राम होता है। तो ये बात आपको एक याद रखनी, 1350 ग्राम पुरुष में ब्रेन का साइज़ और फीमेल में 1250 ग्राम। वहीं पर आपको यदि यकृत पूछा जाए तो आपको पता है ह्यूमन बॉडीज लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इज लिवर, यकृत होता है, लिवर, है ना, लिवर। तो इसका जो वेट होता है वो 1500 ग्राम होता है, इसीलिए ये ब्रेन से भी ज़्यादा भारी होता है, राइट। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं कि हृदय में कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। तो देखिए, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है और ये है। तो आपको ये बात याद रखना है, जो ऊपर वाले होते हैं उसको क्या कहा जाता है, आलिंद कहा जाता है। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, जो ऊपर वाला हृदय के जो 2 चैम्बर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आरिंद या ऑरिकल, आलिंद या ऑरिकल कहा जाता है। और नीचे वाले दोनों चैम्बर को निलय या वेंट्रिकल्स कहा जाता है। तो ये बात एक आपको याद रखनी है। अब चूंकि ये वाला इधर वाला हिस्सा जो है वो क्या कहलाएगा, राइट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर उल्टा क्यों लिखा है, एक बात मैं आपसे कैसे बताता हूँ। देखिए, हृदय को आप अपने हृदय को देखिए तो आपको क्या पता चलेगा, एक तो राइट वाले भाग में आपका जो राइट हैंड है उधर की तरफ, आपका जो राइट हैंड है, जब हम लोग इसको घुमाएंगे तो ये राइट जो है, राइट हैंड की तरफ वाला पार्ट है, उसे क्या बोलेंगे, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये बात समझ में आ गई आपको। इस हृदय को आप अपने हृदय के अनुसार देखिए, ना कि इस पिक्चर के हिसाब से देखिए, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये किस तरह से है, राइट। तो देखिए, मनुष्य में 4 ही कक्ष होते हैं और 4 ही वॉल्व भी होते हैं। वॉल्व्स क्या होते हैं, वॉल्व रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो वॉल्व्स पाए जाते हैं ना, वो धमनियों में नहीं पाए जाते, शिराओं में पाए जाते हैं। और हृदय में भी 4 वॉल्व पाए जाते हैं कि एक बार रक्त आगे बढ़ गया तो ऐसा ना हो कि वापस से वो पीछे, है ना, अधोगमी, है ना, बैकवर्ड जो है फ्लो होने लग जाए। तो इसलिए जो है वॉल्व होते हैं। वॉल्व का काम ही है उसको ब्लॉक कर देना और आगे की तरफ मूव करने देना।
ठीक है। तो वॉल्व भी 4 हैं और चैम्बर्स भी 4 हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। एग्जाम में ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं कि मछली के हृदय में कुल कितने हृदय होते हैं, तो कितने कक्ष होते हैं, तो 2, है ना। और इसको वेन्यूअस हर्ट भी कहते हैं, है ना, क्योंकि इसके अंदर केवल है ना अशुद्ध रक्त, क्योंकि शुद्धता जो है मछली के अंदर जो शुद्ध रक्त बहेगा वो क्या होता है, गलफड़ों गिल्स के माध्यम से हो जाता है। तो नंबर ऑफ जो चैम्बर्स हैं मछली के हृदय में वो 2 हैं। मेंढक जो जितने भी एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस कौन होते हैं, जो उभयचरी जीव है। उभयचरी का मतलब जो जल और लैंड दोनों पर रह सकते हैं। उनमें सामान्यतः कक्ष कितने होते हैं, 3, 2 आलिंद और 1 निलय होता है। सांप जो है वो अपवादात्मक रूप से याद रखना कि सांप में 3.5 हर्ट होते हैं। ये कैसे बताया, 2 पूर्ण आलिंद, आलिंद मतलब ऊपर वाले भाग जिसे हम लोग ऑरिकल कह रहे हैं, और 2 अपूर्ण निलय, है ना, वो अपूर्ण है और इसलिए 3.5 कहलाएगा, ठीक है। जबकि जितने भी मेंढक है ना, जितने भी उभयचरी जीव हैं, तो उनमें क्या है, 2 आलिंद और 1 निलय पाया जाता है। आप एक अपवाद याद रखना, चूंकि एक याद रखना आप, है ना, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, जितने भी रेप्टाइल्स का मतलब सरीसृप, और जितने भी एम्फीबियंस होते हैं जो लैंड और जल में दोनों में, स्थल और जल में दोनों जा सकते हैं, तो उनके जो हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। लेकिन चूंकि मगरमच्छ भी एक रेप्टाइल है, लेकिन ये अपवाद है कि इसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। मानव में भी क्या होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। तो जितने भी एवियंस है, पक्षी, जितने भी पक्षी हैं और जितने भी स्तनधारी हैं, उन सभी में क्या है, 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। देखिए यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि मनुष्य में जो है लगातार क्रमिक विकास होने की वजह से मनुष्य हुआ, पक्षी हुए, ये सबसे एडवांस या मॉडर्न जीव पाए जाते हैं। तो डे बाय डे क्या है, इनमें जो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रहा है और बेस्ट जो ऑर्गन्स हो सकते हैं, है ना, बेस्ट फॉर्म में ऑर्गन जो हो सकते हैं, उनका निर्माण लगातार होता जा रहा है। और इसीलिए मानव में और सभी स्तनधारी, देखिए स्तनधारी या मैमल्स वो जीव होते हैं जिनमें मेमोरी ग्लैंड होती है, जिनमें जो फीमेल होती है वो बच्चों को दूध पिलाती है। मेमोरी ग्लैंड का मतलब जो है ना दुग्ध ग्रंथि होती है, तो वही क्या कहलाते हैं, स्तनधारी। तो आप मुझे कुछ कमेंट बॉक्स में स्तनधारी मैमल के नाम बताइए, है ना, और एक कमेंट बॉक्स में एक आंसर जरूर बताइए, एग्जाम में हमेशा आता है, वह कौन से जीव हैं जो स्तनधारी होने के बाद भी अंडे देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वे जीव जो स्तनधारी होने के बाद भी अंडे देते हैं, वो कमेंट बॉक्स में उनका आंसर बताइए। और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और बताइए कि मार्सुपियल जीव कौन से होते हैं, मार्सुपियल, है ना, मार्सुपियल जीव को मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन है ना कई बार पूछा और इसके ऊपर पूरे इंग्लिश में पैसेजेस भी आए। तो मार्सुपियल जीव वो होते हैं जो अपने बच्चों को है ना अपनी एक थैली में रखते हैं। तो ऐसे कौन कौन से जानवर हैं जिन्हें मार्सुपियल जीव कहा जाता है, वो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। हृदय का जो संकुचन हो रहा है, मतलब वो दब रहा है, जब हृदय मतलब प्रेस होगा, दबेगा, तो उससे क्या होगा, ब्लड बहुत तेजी से शरीर में प्रवाह होगा। तो यही क्या है, सिस्टोल। और डायस्टोल क्या होता है, जब हृदय अपने आप को रिलैक्सेशन में जाता है ना। तो देखिए लगातार क्या होता है, हृदय के अंदर लब डब की आवाज़ आती रहती है, और यहाँ पर जो कार्डियक मसल है, ये कार्डियक मसल जो है वो लगातार चलती रहती है, और इसीलिए क्या है, सिस्टोल और डायस्टोल जो है प्रोसेस होते रहते हैं। तो सिस्टोल जो है इसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, डायस्टोल के समय ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ये बात याद रखना। और सिस्टोल जैसे होगा तो रक्त जो है पूरे शरीर में एकदम से जो है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, जो कि सबसे बड़ा चैम्बर है, वहाँ से पूरे शरीर में जो है वो रक्त प्रवाह हो जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल का मतलब है बायां निलय, और वही चैम्बर मानव के हृदय का सबसे बड़ा चैम्बर होता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मानव हृदय का सबसे छोटा चैम्बर कौन सा है और मानव हृदय का सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए। देखिए ये सारे टर्म्स जो हैं टेक्निकल टर्म है, एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। तो हृदय की धड़कन का जो तेज होना है वो कहलाता है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया मतलब हृदय की धड़कन का तेज होना। हृदय की धड़कन का धीमा होना ब्रेडिकार्डिया कहलाएगा। हृदय की धड़कन का धीमा होना क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। और हृदय के अध्ययन को सबको पता है, क्योंकि कार्डियोलॉजी, कार्डियक अटैक, यदि हृदय घात होता है तो कार्डियक अटैक। तो हृदय को एक साइकिल मतलब एक बार हृदय के धड़कने में कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड। देखिए ये कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है ना,
60 सेकंड में 60 सेकंड में हृदय कितनी बार धड़कता है नॉर्मली 72। तो 1 सेकंड में, तो एक धड़कन जो है, एक धड़कन का मतलब ये 72 धड़कन है। तो एक धड़कन यदि बनाया जाए, इसका मतलब क्या है कि 60 के अंदर एक धड़कन इसको बनाया जाए तो 60 के अंदर किसका भाग लगेगा 72 का। तो ये क्या हो गया 12 पंजे 60, 12 छिंग 72। तो यहाँ पर 5/6 और 5/6 बराबर क्या होगा 0.8 ही तो होगा। तो इसीलिए एक हृदय की धड़कन को होने में कितना समय लगता है 0.8 सेकेंड। यही हृदय का चक्र या हार्ट साइकिल या कार्डियक साइकिल कहलाता है ना। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। यदि आपने जो है ब्लड से रिलेटेड चैप्टर नहीं देखे, डिसीज से रिलेटेड चैप्टर नहीं देखे, तो मेरी साइंस वाली चैनल में पूरा पीडीएफ दे रखा है, और पीडीएफ भी दे रखा है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, और पूरे कंटेंट की जो वीडियोस है वो आपको यूट्यूब पे मिल रही है, यूट्यूब चैनल पे। तो आप अपने साथियों के साथ जरूर चैनल को शेयर करें, है ना, क्योंकि आपको अब तक तो पता चल गया होगा कि हाउ एब्स्ट्रूज नॉलेज यू आर गेनिंग। मुझे अब तो बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे हैं कि है ना बहुत अच्छे से कंटेंट कवर हो रहा है, जैसे पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, जियोग्राफी का भी मैं बहुत अच्छे से कंटेंट कवर कर रहा हूँ। तो आप एक बार उन प्लेलिस्ट को जस्ट एक बार देखिए, और मैं आशा करूँगा कि आप वीडियोज़ को पूरा देखा करो, तब आपको जो है ना उसका समग्र जो है ना इंक्लूसिव नॉलेज मिल पाएगा, राइट। तो देखिए 2 आलिंद और 2 निलय, तो 2 आलिंद और 2 निलय में क्या होता है 1 हार्ट बीट क्या होता है, इसका मतलब है 2 आलिंद में 1 सिस्टोल डायस्टोल और निलय में भी सिस्टोल डायस्टोल हो जाता है, और ये 0.8 सेकेंड लगता है इसमें। तो देखिए एक व्यक्ति की हृदय की धड़कन यदि 120 पर मिनट है तो हार्ट साइकिल क्या होगी। तो बड़ा सिंपल है, देखिए 60 सेकंड में हृदय कितना धड़क रहा है 120 धड़कन 60 सेकंड में। तो एक धड़कन कितने में हो जाएगी, तो 120 का 60 में भाग लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये 1/2 मतलब 0.5। तो आपको आंसर क्लियर हो गया होगा कि ये 0.5 इसका आंसर आ जाएगा हृदय की, क्योंकि 60 के अंदर 120 का भाग दे दिया जाएगा, है ना। तो एक धड़कन स्पंदन का मतलब क्या है, आलिंद में सिस्टोल और डायस्टोल होता है और निलय में भी सिस्टोल और डायस्टोल होता है। ये अभी मैं आपको डायग्राम में समझा रहा हूँ आगे। प्रति धड़कन मतलब एक धड़कन में है ना शरीर में, जैसे आप अपनी एक धड़कन बनी मतलब 0.8 सेकंड में, तो उतनी देर में एक ही सेकंड में 1.8 सेकंड के अंदर ना 70 ml रक्त जो है वो हमारे शरीर में आगे बढ़ता चला जाता है। इस तरह से लगातार जो है ना रक्त में हृदय से रक्त जो है पूरे शरीर में पहुंचता रहता है। हृदय प्रति मिनट, देखिए प्रति मिनट, अब आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, और एक है ना 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 होते हैं। और आपको ये भी पता है कि 60 सेकंड में हृदय कितनी बार धड़कता है 72। तो प्रत्येक सेकंड में वो कितने रक्त को आगे बढ़ा देता है 70 ml को। तो 70 × 72 क्या हो जाएगा, यही क्या कहलाता है कार्डियक आउटपुट। तो आप जैसे ही 70 × 72 करेंगे, क्योंकि 70 तो एक सेकंड में एक धड़कन में और 60 सेकंड में 72 बार, तो ये 5040 आएगा। तो 5040 मतलब यदि लीटर में निकालेंगे तो 5 लीटर है ना 40 मिलीलीटर। तो लगभग क्या है 1 मिनट में हृदय 5 लीटर को जो है ना रक्त को पंप कर देता है, दैट इज नोन एज द कार्डियक आउटपुट। तो स्ट्रोक आयतन कितना है 70 ml, और हार्ट रेट कितनी होती है सामान्य जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें 72। तो इसका जैसे गुणा होगा तो कार्डियक आउटपुट आ जाएगा 5 लीटर। तो ये बात समझ में आ गई होगी। हृदय का कार्य क्या है, हृदय का कार्य मेनली पंप करना है, और ये लगातार काम करता रहता है। अच्छा देखिए, किसी भी अंग में रक्त का प्रवाह बढ़ जाए तो वो कहलाता है हाइपरेमिया। ये सब टर्म्स याद रखना है। टैकीकार्डिया मतलब हृदय की धड़कन का बढ़ना, ब्रैडिकार्डिया मतलब हृदय की धड़कन का कम होना, है ना। और किसी भी समय यदि किसी अंग में रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा तो इश्केमिया, ISCHAEMIA, इश्केमिया मतलब क्या है, आपको पता होगा जब भी हमारे शरीर में ना किसी अंग में रक्त का सप्लाई बराबर नहीं आ पाता है तो उसे तुरंत क्या हो जाएगा, लकवा मार सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। इसीलिए क्या है, हमें जो है सीधे बेड पर सोना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊंचे तकिए नहीं लगाने चाहिए। ब्लड फ्लो जो जितना अच्छा प्रॉपरली चलेगा जिसके शरीर में, उसे कभी लकवे की शिकायत नहीं हो सकती है। तो देखिए अब आ रही है बात ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। खोजकर्ता कौन है ECG के, इथोवन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, इथोवन, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन होती है, और इस तरह से देखिए ये जो पल्स रेट है जो है ना वो हृदय की बीट को दिखाता रहता है लगातार, है ना। तो ग्राम का मतलब है सूचना या रिपोर्ट, है ना। तो PQRS तरंग होती है, PQRST तरंग, ये वेव के तौर पे काम कर रही है। और इसको है ना आपने देखा होगा कि हम लोग जो है इसको
कागज़ पर भी लेकर और फिर डॉक्टर्स को दिखाते हैं कि हार्ट रेट का क्या पोजीशन चल रहा है। तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है ना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को रिकॉर्ड करता है, ये बात ठीक है, नॉर्मल सी बात है। हृदय में उत्पन्न विद्युत तरंगों का मापन करती है और बीमारियों का पता चलता है। कई बार ऐसा होता है कि है ना हृदय के अंदर किसी तरह का क्लॉट हो जाता है ना, तो उस क्लॉट के कारण क्या है, रक्त की सप्लाई जो है ना, और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ना, कोरोनरी धमनी है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, जो कोरोनरी धमनी है ना, वो हमारे हृदय को रक्त देती है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि जो लेफ्ट हैंड होता है और जो हाथ में जो ऊर्जा के लिए जो है ना धमनी जारी है, जो पूरे हाथ के एक एक कोशिकाओं को रक्त सप्लाई दे रही है, तो वो रक्त सप्लाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो ऊर्जा लेकर आ रही है, साथ में ऑक्सीजन लेकर आ रही है। अब यदि मैं उस हाथ को बांध दूंगा तो ब्रैकियल कैरोटिड जो धमनी है वो रुक जाएगी और उसके कारण मेरे हाथ को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगा, ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और मेरे हाथ में लकवा मार सकता है। तो ब्रैकियल कैरोटिड जो है इसी पर जो है हृदय मापन होता है ना। तो आप हमेशा याद रखना, डॉक्टर्स नॉर्मली लेफ्ट हैंड में, क्योंकि ये हार्ट के पास में होता है इसलिए प्रॉपर मेजरमेंट जो है यहीं पर आता है। तो ब्रैकियल कैरोटिड धमनी पर ही जो है रक्त का मापन किया जाता है। और उसी प्रकार से जो हमारा हृदय लगातार पंप कर रहा है, हृदय को भी ऊर्जा के लिए एक धमनी चाहिए, तो वो कौन सी है, कोरोनरी धमनी। और यदि कोरोनरी धमनी के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाएगा, यदि उसमें ब्लॉकेज हो जाएगा, तो इसके कारण क्या है, हृदय को सप्लाई नहीं मिल पा रही, उसको ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, तो हृदय अपना फंक्शन करना बंद कर देगा और फाइनली हार्ट अटैक आ जाएगा। तो यही हार्ट अटैक का कारण है, कोरोनरी धमनी। तो ये बात याद रखना। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी धमनी का क्या काम है और ब्रैकियल कैरोटिड पे क्या मापा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो इस तरह से क्या होता है, बीमारी का पता चल जाता है। और यदि हार्ट अटैक आ गया तो आदमी की सीधी सीधी मृत्यु हो सकती है। तो ये बात जरूर आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, कमेंट बॉक्स में मैं लास्ट पेपर्स के लास्ट जो सेक्शन है उसके भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि WBC का निर्माण कहां कहां होता है। मैंने 4-5 जगह बताई थी आपको कि WBC का निर्माण कहां होता है। और एक डिजीज़ का नाम मैंने आपको बताया था रक्त से संबंधित, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग में क्या होता है और इसमें कौन सा जोड़ा अयोग्य है जिनको शादी नहीं करनी चाहिए, इस तरह के प्रश्न मैंने आपसे पूछे थे। आप मुझे ये भी बताएं, मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था आपको, हिस्टामिन जो प्रोटीन है, हिस्टामिन का हमारे शरीर में क्या काम है, हिस्टामिन का हमारे शरीर में क्या काम है, ये बात आप मुझको ज़रूर बताएंगे। और WBC की कौन सी कोशिकाएं फैगोसाइट कहलाती हैं, है ना, WBC की कौन सी कोशिकाएं फैगोसाइट कहलाती हैं, ये भी बताइए। और ल्यूकेमिया की क्या कंडीशन है, जिसे रक्त कैंसर कहते हैं, ल्यूकेमिया की कंडीशन बताइए। ये सब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्वेश्चंस के आंसर, राइट। यदि आपने लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देखें ताकि आपको सारे आंसर्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो बीमारियों का पता चलता है। हृदय की पेशी सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मापन करती है। हृदय पेशी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मतलब है वोल्टेज डिफरेंस। देखिए, हृदय जो है एक आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी पे चल रहा है। आप पूछेंगे हृदय लगातार धड़क रहा क्यों है, तो हमारे मस्तिष्क में जो मेड्यूला ऑब्लागेटा होता है, जो गर्दन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, पीछे वाला भाग मस्तिष्क का, वह मानव शरीर की समस्त अनैच्छिक क्रियाविधियाँ, अनैच्छिक का मतलब इनवॉलेंटरी फंक्शन, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, जैसे हृदय की धड़कन मैं चाहूँ तो भी नहीं रोक सकता, पाचन अपने आप होता रहता है पेट में, तो ये जो हैं इन्हें बोलते हैं इनवॉलेंटरी फंक्शंस या अनैच्छिक क्रियाएं। और इसको जो कंट्रोल करता है वो करता है दिमाग के पश्चिम मस्तिष्क का भाग मेड्यूला ऑब्लागेटा। तो मेड्यूला ऑब्लागेटा लगातार फ्रिक्वेंसी भेजता रहता है ना। और ऐसे नोड, SA नोड, साइनो ऑट्रियम नोड के मदद से क्या होता है, वो लगातार मसल्स जो है ना वो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के कारण क्या करती है, विभवांतर जनरेट करती है और हृदय लगातार फड़कता रहता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, कार्डियक मसल्स का। और ये कार्डियक मसल्स जो है बिजिएस्ट ऑर्गन है, सबसे ज़्यादा व्यस्ततम अंग है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या कि मानव शरीर की सबसे ताकतवर मसल्स कौन सी होती है और मानव शरीर की सबसे बड़ी मसल्स कौन सी है। ये दोनों क्वेश्चन मेरे को आंसर में बताइए कि सबसे ताकतवर पावरफुल मसल्स कौन सी है। बिजिएस्ट मैंने आपको बता दिया कि हार्ट है, और पावरफुल मसल्स कौन सी है और सबसे बड़ी मसल्स कौन सी है, ये बात मुझे बताइए।
तो देखिए ये क्लोरीन और सोडियम, तो आप याद रखना हम लोग जो नमक वगैरह खाते हैं ना उसमें सोडियम और पोटेशियम ये हृदय की गति को है ना नियंत्रण करने में बहुत मदद करता है। ज़्यादा नमक खा लेंगे तो हृदय की धड़कन क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि सोडियम आयन है और वो विभवांतर ज़्यादा उत्पन्न कर देगा। तो इसी कारण क्या होता है कि ज़्यादा उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को नमक कम खाने को और जिनको कम रक्तचाप है उनको नमक ज़्यादा खाने को बोला जाता है। तो आपको बेसिक रीज़न क्लियर हो गया होगा। तो हृदय के संकुचन में सहायक जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, क्लोरीन, पोटेशियम और सोडियम। चूंकि ये सभी क्या है, क्लोरीन आयन है, पोटेशियम आयन है और सोडियम क्या है, आयन है। तो ये आयन है इसलिए ये क्या है तो ये बात याद रखना है ना, ये सभी मिनरल जो है हृदय की धड़कन को नियमित बनाने में मदद करते हैं। हृदय में जो कपाट है, जो वॉल्व के बारे में मैंने बात कर ली थी, वो 4 हैं और ये रक्त को विपरीत प्रवाह से रोकते हैं और यह शिराओं में पाए जाते हैं, धमनियों में नहीं पाए जाते। हृदय में ऐसे 4 हैं, ठीक है। और ये दिशा बदलने नहीं देते, रक्त को एक ही दिशा में बहने पर मजबूर करते हैं। तो कपाट के बंद होने के कारण, जब ये कपाट है ना बार बार जैसे हृदय का जो चैम्बर है वो फुल भर गया तो उसके बाद ये कपाट अपने आप बंद हो जाती है। ये ऑटोनॉमस प्रोसेस है पूरी तरह से और इसी कारण से लब डब की आवाज़ आती है, लब डब इस तरह से आवाज़ हृदय लगातार करता रहता है। तो पहली जो ध्वनि आ रही है वो लब की है और सेकंड जो ध्वनि आती है वो डब की आती है। तो इस तरह से हृदय लगातार क्या करता रहता है ना, आवाज़ करता रहता है। तो देखिए हृदय का ये वाला जो टॉपिक है ना, ये एडवांस टॉपिक है और एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो देखिए हृदय में जो हैं वो 2 जो है ना, एक तो बाइकस्पिड वॉल्व है और एक ट्राइकस्पिड वॉल्व है। तो बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, मतलब कि है बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में। देखो यहाँ से क्या होता है, रक्त नीचे की तरफ प्रवेश करता है और इस चैम्बर में भरता है और इस चैम्बर से पूरे शरीर में प्रवाह करता है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, मैं आपको क्रियाविधि अगले चैप्टर्स में पूरी बताऊंगा, है ना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा और आपको जो है ना हृदय का इन 2 लेक्चर में पूरा की पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर जो ये है इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। तो इसका मतलब बायां आलिंद और बाएं निलय के बीच में जो वॉल्व है ना, उसे बोलते हैं बाइकस्पिड। और इसे मतलब हिंदी में बोलते हैं द्विवलनीय, मतलब 2 वलय का मतलब लेयर्स के रूप में होता है, 2 लेयर्स के रूप में। और ट्राइकस्पिड वॉल्व किस में होता है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ट्राई का मतलब ये देखिए 3 ट्रिपल कर रखा है, मतलब 3 वलय होती है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये देखिए हम लोग इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द्विवलनीय कपाट बाइकस्पिड वॉल्व बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में यहाँ पर है, ठीक है। और इसे मिस्ट्रल वॉल्व भी कहते हैं। तो आप याद रखना इसी को मिस्ट्रल वॉल्व भी कहते हैं। तो ये बात समझ में आ जाएगी आपको, है ना। अब आ रहा है ट्राइकस्पिड वॉल्व, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में। देखिए दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में जो ये है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ना। और इन दोनों के एक साथ बंद होने के कारण, जब जैसे ही रक्त क्या होता है एक साथ नीचे की तरफ प्रवेश करता है, दोनों एक साथ जब बंद होते हैं तो उस केस में जो ध्वनि आती है वो कौन सी आती है, लब की ध्वनि आती है। तो आपको लब से जो ध्वनि आती है वो जो है ना, बाएं आलिंद से रक्त जब दाएं निलय में गिरता है और है ना, बाएं आलिंद से जब बाएं निलय में रक्त गिरता है और दाएं आलिंद से दाएं निलय में जब रक्त गिरता है तो लब की आवाज़ आती है, ठीक है। तो देखो 2 वॉल्व तो हमने पढ़ लिए। अब आ रहे हैं अर्धचंद्राकार वॉल्व। तो इन्हें बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व भी कहते हैं इन्हें, है ना, सेमी लूनर वॉल्व कहते हैं इन्हें। तो ये कौन कौन से हैं, एक तो पल्मोनरी वॉल्व है और एक एरोटिक वॉल्व है। तो देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो एरोटिक वॉल्व है ना, ये एरोटिक वॉल्व में आपको लोकेशन बता देता हूँ, ये यहाँ पर है लेफ्ट वेंट्रिकल में और यहीं से पूरे शरीर में रक्त जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो दाब होता है ना वो यहाँ होता है और चूंकि इसमें सबसे ज़्यादा रक्त आ सकता है, 70 ml के करीब रक्त आ सकता है। एक बार में हमने क्या बताया था, एक बार जो है हृदय धड़कन होती है तो उसमें 70 ml रक्त आगे चला जाता है। तो ये जो है इसको बोलते हैं एरोटिक वाल्व और महाधमनी यही होती है जो पूरे शरीर में रक्त की पहली बार जो नलिका निकल रही है और उस धमनी से अलग अलग धमनिकाएँ जो है पूरे शरीर में प्रवेश करती हैं और इससे क्या होता है, शरीर की एक एक कोशिका तक जो है रक्त के माध्यम से ऊर्जा और ऑक्सीजन पहुंचता है। और जब यही जो एटीपी है, यही जो ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है, ये मिलकर एटीपी का निर्माण करेगा एक एक कोशिका में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का, और इस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से हमको अभी लगातार ऊर्जा मिलती जा रही है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी।
तो यहाँ पर एरोटिक वॉल्व आपको समझ में आ गया होगा, महाधमनी के उद्गम स्थल पर है, जो कि किस पर होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये किस पर होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल पे होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल पे है, ये समझ में आ गया होगा। और जो है यहाँ पर तो कौन सा मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर एरोटिक वॉल्व, और ये जो है ये पल्मोनरी वॉल्व है। जब पूरे शरीर से रक्त घूम के वापस हृदय में आया तो वापस से उसको किसके पास भेज दिया जाता है, लंग्स को पल्मोनरी भी कहते हैं। तो फेफड़ों तक जो जाता है वो यहाँ से जाता है, तो इसको पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं। ये बात समझ में आ गई, तो आप समझ लीजिए पल्मोनरी वॉल्व फुफ्फुसीय धमनी के उद्गम स्थल पे होता है, फुफ्फुस पे जो धमनी जारी है उसके ऊपर। और इन दोनों को एक साथ अर्धचंद्राकार है ना, एक साथ जब ये बंद होते हैं तो जो ध्वनि आती है वो डब की ध्वनि आती है। तो लब डब इस तरह से चलता रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व, जिसमें बाइकस्पिड को मिस्ट्रल वॉल्व भी कह रहे हैं। तो ये दोनों जब बंद होते हैं एक साथ तो आती है लब की ध्वनि। और जब भी कभी सेमिलूनर वॉल्व या अर्धचंद्राकार, इनका नाम ऐसे कैसे पड़ा, इनके आकार के आधार पर, तो ये जब भी बंद होते हैं तो तब जो ध्वनि आती है वो डब की ध्वनि आती है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आप। अब देखिए पेसमेकर जो है वो गति प्रेरक होता है। देखिए पेसमेकर जो है, वैसे प्राकृतिक नेचुरल पेसमेकर तो कहाँ लगा है हमारे, है ना, साइनोऑट्रियम नोड पर। ऑट्रियल नोड कौन सा, देखिए ये लिखा है साइनोऑट्रियल नोड। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ साइनोऑट्रियल नोड कहाँ होता है हृदय में। तो देखिए साइनोऑट्रियल नोड होता है इस पोजीशन पे, यहाँ इस पॉइंट पर। और इसको जो आवृत्ति मिल रही है, फ्रिक्वेंसी मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है, मेड्यूला ऑब्लागेटा जो है, जो मैंने आपको समझाया था, मेड्यूला ऑब्लागेटा से लगातार फ्रिक्वेंसी जो इसको मिलती है। और इस तरह से जो कार्डियक मसल हैं वो लगातार जो है ना वो धड़कन बीट करती रहती है ना। तो इस तरह से क्या है आपको याद रखना है। तो देखिए पेसमेकर जो है हमेशा दाएं आलिंद, मैंने आपको बताया ना, देखो दाएं आलिंद पर है, दायां देखिए, ये देखिए राइट आर्ट्रियल है ना, ऑरिकल, जो दायां आलिंद है राइट ऑरिकल। तो यहाँ पर जो है ये जो है ये यहाँ पर है, राइट साइनो ऐसे नोड। तो ये बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि पेसमेकर कहाँ लगाया जाता है, हमेशा दाएं आलिंद में लगाया जाता है, क्योंकि यहीं से फ्रिक्वेंसी आवृत्ति जनरेट होती है। इसको साइनो है ना ऑरिकल नोड भी कहते हैं, ऐसे नोड। और ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, तो हृदय की धड़कन इसी से नियंत्रित होती है। देखिए कुछ है ना, कुछ जो है हल्के क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। ये एग्जाम में कई बार वन लाइनर के तौर पे आए हुए हैं। तो विश्व में जो पहला सफल हृदय प्रत्यार्पण मतलब हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जो है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा साउथ अफ्रीका में 3 दिसंबर 1967 को किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है। अच्छा, इसका जो पूरा सेक्शन है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप में से कोई भी चाहता है कि पहले इस पर लेक्चर बनाइए, इस सब्जेक्ट पे बनाइए, तो मैं उसको भी आपको 2-3-4 दिन में अरेंज कर दूंगा। जैसे मुझे एक स्टूडेंट ने बोला कि आप जो अगला लेक्चर बायोलॉजी का बनाएं वो जो है वो ग्लैंड्स पर बनाएं, है ना, अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो इसके जस्ट बाद इसके बाद एक लेक्चर आएगा हार्ट से रिलेटेड, और उसके बाद मैं जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों पर लेक्चर बनाऊंगा। तो यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में यदि लेक्चर पहले बनवाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और उस टॉपिक को मैं क्या है सीक्वेंस में डाल के मिसलेनियस नाम का एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। वहां पर आपकी डिमांड के अनुसार जो है लेक्चर बना दिया जाएगा। तो आप जरूर जो है मुझे ये जरूर बताएं कि कौन सा लेक्चर मुझे अभी बनाना है आपके लिए, राइट। जो भी आपको सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप मुझे पर्सनली चैट करके बता सकते हैं, मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है। तो देखिए आगे चलते हैं। भारत में प्रथम सफल जो प्रत्यार्पण होता है हृदय प्रत्यार्पण, वो डॉक्टर वेणुगोपाल ने भारत में किया। एम्स के ये डॉक्टर थे। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो कुछ और क्वेश्चंस भी जो आ सकते हैं। तो पहली बार जो गुर्दे का ट्रांसप्लांट हुआ था, है ना, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, आजकल भारत में सक्सेसफुली किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, तो वो डॉक्टर थॉमस मूरे ने 1954 में किया था। ऐसे प्रश्न आपको कभी मिल जाएंगे तो आपका पढ़ा हुआ है तो आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज वो आंसर हमेशा गलत होता है। तो इसलिए क्या है, हमें इन जनरल सारी बातों को एक बार पढ़ लेना चाहिए। फेफड़ों का जो है, लंग्स का जो प्रत्यार्पण जो है वो डॉक्टर जेम्स हार्डी ने 1963 में किया था। फेफड़ों का प्रत्यार्पण, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं वह अंग कौन सा होता है जो हमारे पेट मतलब कि स्टमक और हमारे लंग्स को अलग करने वाले भाग को क्या कहते हैं और उसका काम क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं फेफड़ों को और हमारे उदर को अलग करने वाले अंग को क्या कहते हैं? और एक और क्वेश्चन बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में आप कि वर्तमान में मानव शरीर में कितने अंग हैं, है ना, कुल कितने अंग मानव शरीर में, है ना, हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। एंड अभी जो रिसेंटली जो 2 ऑर्गन्स खोजे हैं मानव के शरीर में 2 नए अंगों को खोजा गया, तो उनका नाम क्या है, ये भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए।
तो देखिए यहाँ पर आप कुछ बेसिक बातें और कर लेते हैं। उपास्थि देखो कार्टिलेज होता है, हड्डी से थोड़ा सा छोटा होता है। तो उपास्थि देखिए जितने भी हमारी हड्डियाँ हैं या हमारा ब्रेन है, जैसे एक मांसपेशियों का अंग है, तो ब्रेन को भी बाहरी आघातों से बचाने के लिए बाहर एक लिक्विड या द्रव भरा होता है। वैसे ही हृदय के बाहर भी जो है ना एक लिक्विड या द्रव भरा होता है। यदि किसी तरह का झटका लगता है ना तो वो द्रव जो है वो शॉक एब्जॉर्वर की तरह काम करता है और कभी भी हमारे है ना उस अंगों में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो उसी तरह से क्या है, जो उपास्थीय कार्टिलेजेस होते हैं, है ना, कार्टिलेज क्या है, मूव भी कर सकते हैं। तो बाहरी आवरण जो है वो पेरिकार्डियम नाम के द्रव से होता है। यदि ये कार्टिलेज है तो इसके बाहर जो द्रव है वो पेरिकार्डियम द्रव है, ये बात याद रखना। हड्डियों के बाहर, ये हड्डियां जो बोन होती है ना उसके बाहर भी एक आवरण होता है, उसे क्या बोलते हैं, पेरिओस्टियम, है ना, पेरिओस्टियम। क्या मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उपास्थि या कार्टिलेज के अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्जाम में दोनों प्रश्न पूछे गए, हड्डियों और उपास्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आंतें जो होती है, ये एक बार प्रश्न आ गया था, लोगों को, स्टूडेंट्स को आया ही नहीं था आंसर, कि आंतों के बाहर जो द्रव है उसे क्या बोलते हैं, जो लिक्विड आंतों के बाहर होता है, तो उसे पेरिटोनियम द्रव कहते हैं। और इससे क्या होता है, बाह्य आघात से बचती है आंतों को यदि झटका लगता है तो। हृदय के बाहर जो द्रव है उसे पेरिकार्डियम द्रव, पेरी का मतलब बाहर, कार्डियम का मतलब क्या है, हृदय के बाहर जो द्रव है जो हृदय को बाह्य आघातों से बचाता है। जबकि यही बात आपसे पूछी जाए कि जो दिमाग है, दिमाग के बाहर जो लिक्विड है उसे क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम में, इंग्लिश में बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, है ना, मतलब प्रमस्तिष्क मेरुद्रव, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव। और ये मस्तिष्क के चारों ओर और हमारी जो रीढ़ की हड्डी उसके चारों ओर जो है ये द्रव भरा रहता है। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि ये द्रव यदि गलती से किसी जो है दिमाग की झिल्ली में फंस जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है? ये मैंने आपको डिजीज़ वाले सेक्शन में पढ़ा है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जब भी इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड किसी भी झिल्ली में, दिमाग की झिल्ली में फंस जाता है, मतलब रुक जाता है, तो उसके कारण कौन सा रोग हो जाता है मस्तिष्क में, है ना, उसे दिमागी बुखार भी कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए हृदय भित्ति, हृदय का जो आउटर लेयर है उसको क्या बोलते हैं, वॉल ऑफ द हार्ट। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये तीनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि जो आंतरिक भित्ति 3 लेयर का होता है हृदय, तो उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। इंटरनल लेयर इज नोन एज एंडोकार्डियम। मिडिल जो भित्ति है, मध्य जो वॉल है, उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। और सबसे आउटर लेयर जो होती है हृदय की उसे एपिकार्डियम। तो देखो एंडो का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है, आंतरिक, एंडो मतलब इंटरनल, एपी का मतलब बाहर और मायो का मतलब मिडिल। तो ये बात याद रखना। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे मोटी मसल्स कौन सी हृदय की, तो आपको बताना है मायोकार्डियम जो है वो सबसे मोटी मसल्स होती है। वहीं यदि हम ब्रेन में कंपेयर करें 3 लेयर, तो उसको बोलते हैं सबसे जो इंटरनल लेयर है उसको बोलते हैं पाइया मैटर। इंटरनल लेयर ऑफ द ब्रेन इज नोन एज पाइया मैटर। मध्य मिडिल वाली को क्या बोलते हैं, एरेक्नॉइड। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, लिख लेना आप अपनी कॉपी में, है ना। और ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल में मैं आपको जो है नोट्स भेज दूंगा। एरेक्नॉइड ये मध्य लेयर है, इंटरनल लेयर। और ड्यूरा मैटर ये सबसे आउटर लेयर जो है ब्रेन की, वो ड्यूरा मैटर, पाइया मैटर इंटरनल, और एरेक्नॉइड मध्य लेयर कहलाती है। और देखो ये जो मैंने आपसे पूछा था ये आ भी गया, मेनिंजिस। तो मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है, याद रखना, जब भी झिल्लियों के अंदर द्रव फंस जाता है तो आपको ये बात पता चल गई। तो मेनिंजिस जो है वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है, पाइया मैटर, एरेक्नॉइड और ड्यूरा मैटर। अभी हाल ही में एक पेपर में क्या क्वेश्चन आया है, उसके आंसर्स मुझे आपको देने हैं, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको ये आंसर्स हमेशा परमानेंट स्टोर रह जाएंगे। एक तो जो महिला के अंदर वोम्ब मतलब जो गर्भ होता है, गर्भ की भी 3 लेयर्स होती हैं। तो कमेंट बॉक्स में गर्भ की, वोम्ब की तीनों लेयर्स के नाम लिखिए, आंतरिक, मध्य और बाह्य। और उसके अलावा त्वचा में भी जो स्किन है हमारी, नॉर्मल स्किन, ब्रेन और हृदय की नहीं, स्किन में भी 3 लेयर होती है। उन तीनों लेयर के नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ये एग्जाम में फिक्स क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो जब भी ये जो है ना द्रव जो है इन लेयर्स में
फंस जाता है तो उसके कारण क्या है, स्वेलिंग, सूजन आ जाती है और उसी कारण मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको ये मैंने आपको बता ही दिया है, मेनिंजिस जो है इन्फ्लेशन, जो मेनिंजाइटिस रोग है उसे दिमागी बुखार भी कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब जो है हम इस सेक्शन का सबसे लास्ट सेक्शन देख रहे हैं और अगला जो सेक्शन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये जो आपने सुना होगा जगदीश चंद्र बोस, जे.सी. बोस, जो कि है ना बहुत जाने माने भारतीय बॉटनिस्ट है ना, जो है बायोलॉजी के बहुत अच्छे एक्सपर्ट माने जाते थे। उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि पेड़ों में भी उनका जीवन होता है। यदि पेड़ों के पास आग लगाएंगे, पेड़ों को काटेंगे तो उनमें क्या है, रासायनिक क्रिया में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है और इसीलिए पेड़ों में भी जीवन की संभावना बताई उन्होंने। ठीक है, तो क्रेस्कोग्राफ से जो है ये बताया कि पेड़ों की वृद्धि दर कितनी होती है। तो क्रेस्कोग्राफ की खोजकर्ता कौन है, जगदीश चंद्र बोस। इसका दूसरा नाम क्या है, ऑक्जेनोमीटर। ये एक प्रकार का, और ये पौधे में प्राथमिक वृद्धि को मापता है ना, इनिशियल जो ग्रोथ है उसे कौन मापता है, क्रेस्कोग्राफ। तो क्रेस्कोग्राफ याद रखना, पादपों की जो है ना वृद्धि को मापता है। तो आप मुझसे लगातार जुड़े रहिए। आपको यदि किसी प्रकार की कमी लगती है मेरे सब्जेक्ट में, टॉपिक में, आप ज़रूर बताइए और जल्दी मैं इनके ऊपर सभी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी लाऊंगा और प्लेलिस्ट में आपको सभी सीक्वेंस में मिलेगा। आपको लगता है कि कोई मेरे को टॉपिक पहले पढ़ाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।